एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बेंचेस एकेडमी। आज का हमारा ये लेक्चर कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू आवर 9th क्लास स्टूडेंट्स। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके सिलेबस से जनरल साइंस से क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब जैसा कि आप देखेंगे कि क्लास 9 का आपका ये जो साइंस है वो बाइफरकेट हो गया है 3 कैटेगरीज में, दैट इज़ व्हाट फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और हमें कब ज़रूरत महसूस हुई कि हमें केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं उस समय से कि जब इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, इस सृष्टि की रचना हुई थी, हम तब से सोचना स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सोचना, ये विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए कि जब इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा तब कौन सा वो पहला सब्जेक्ट आया होगा जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत हुई होगी। सोचिए, डेफिनेटली जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया होगा जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी होगी, दैट विल बी ज्योग्राफी, राइट? क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमने सारे नेचर की ब्रीफली स्टडी की। सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, रिवर्स हो गए एंड सो ऑन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमने सारी चीज़ों को ब्रीफली पढ़ा। सारी जो नेचर है, मदर अर्थ है, जो नेचर है उनके बारे में, इनफैक्ट बियॉन्ड द नेचर यूनिवर्स की हमने पूरी स्टडी की। कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। अब हम ये देखते हैं कि कब हमें ऐसे ज़रूरत महसूस हुई कि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। तो सोचिए, कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी ने देखा होगा कि 2 पहाड़ उन्हें नज़र आ रहे हैं। ठीक, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने ऑब्ज़र्व किया कि ये वाला जो पहाड़ है ये थोड़ा ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ओके? और जो ये दूसरा पहाड़ है ये इसको थोड़ा ग्रेइश ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ग्रेइश ब्लैक इन कलर। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग कि है तो दोनों पहाड़ ही है ना, है तो दोनों माउंटेन ही, दोनों ही काफ़ी बड़े हैं, ऊंचे हैं। ठीक, दोनों ही एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, दोनों तो है, मतलब दोनों के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स थे वो कम्प्लीटली सेम थे, लेकिन इन दोनों की कलर विजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? व्हाई दे आर लुकिंग डिफरेंट? बट उनका फिजिकल कॉम्पोजिशन तो सबका सेम ही है। तब उसने देखा, तब उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया। उसने क्या देखा कि हैं तो दोनों पहाड़ ही, लेकिन इनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है। दैट मीन्स व्हाट? कि इनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है, लेकिन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ तो डिफरेंट है, राइट? उसे क्या पता चला कि केमिकल कॉम्पोजिशन में इन दोनों पहाड़ के बीच कुछ तो डिफरेंट है, इस वजह से ये हमें अलग नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन में वो ऐसी कौन सी डिफरेंस हुई होगी जिसकी वजह से ये हमें अलग अलग नज़र आ रहे थे। डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि जब ब्राउन कलर वाला पहाड़ बना होगा, जब इसका फॉर्मेशन हुआ होगा तो उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थे वो डिफरेंट हुए होंगे, और जब इस वाले पहाड़ का फॉर्मेशन हुआ होगा, दैट मीन्स जो ग्रेइश ब्लैक इन कलर है, तो उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई होंगी, जो वेदर हो रहा होगा वो डिफरेंट होगा। तो डेफिनेटली जब क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट थे, जब वेदर डिफरेंट था, तो क्या हुआ होगा कि इसका जो सॉइल है और इसका जो सॉइल है वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाया जो एयर के साथ, वाटर के साथ। अब एयर में और डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट? तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ गए, और केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आने की वजह से ये दोनों जो पहाड़ हैं वो आपस में एक दूसरे से हमें अलग नज़र आने लगे।
राइट। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन यानी जो कुछ केमिकल लोचा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट। तो अब हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर हमें एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा जहाँ पर हमें केमिकल कॉम्पोजिशंस की इन्वॉल्वमेंट हो और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें दोनों पहाड़ों की कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, हमें ये देखना था कि आखिर ये दोनों हैं तो पहाड़ ही, लेकिन एक दूसरे से अलग क्यों हैं। तो इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई, दैट वाज योर केमिस्ट्री। ओके, एंशिएंट टाइम्स में इस सब्जेक्ट को हम केमिस्ट्री नाम से ना जानकर हम इस सब्जेक्ट को केमियो नाम से जानते थे। केमियो जो है, केमिस्ट्री वर्ड जो है वो एक वर्ड केमियो से लिया गया है, डिराइव किया गया है, विच इज़ एन इजिप्शियन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर, विच मीन्स व्हाट, ब्लैक कलर। सो दिस इज़ हाउ कि हमें ज़रूरत पड़ी होगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ डील करने की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब चलिए अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है उन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग है क्या। सबसे पहला टर्म जो आपके चैप्टर में आ रहा है, चैप्टर के नेम में आ रहा है, दैट इज़ योर व्हाट, मैटर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर वो होता है एनी सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस, जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका अपना मास है और जिन्हें रखने के लिए स्पेस यानी जगह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सारे सब्सटेंस को, उन सारे कंपोनेंट्स को हम साइंटिफिक टर्म में मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ये सारी के सारे क्या हैं, मैटर हैं। इन द साइंटिफिक टर्म्स वी नेम दैम एज मैटर। और मैटर का अगर हम सीधे सीधे सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज टर्म टू बी एज नोन एज मैटर। ओके, अब आपके जैसे मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया, दैट इज़ व्हाट, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन टू बी एज मैटर। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, मास। आप मास जो है आप तो समझ ही गए होंगे कि मास का मतलब तो भार होता है, वजन होता है, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक वे में इस मास का मतलब क्या होता है ये आज मैं आपको बताती हूँ। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके बॉडी का मास कितना है तो आप क्या कहेंगे। डेफिनेटली अगर रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो आपको एक जनरल चेकअप का फॉर्म मिलता है जिसमें आप अपना नाम, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, राइट। तो उसमें एक ब्लॉक दिया होता है वेट, राइट। तो अगर आपको उस ब्लॉक को फिल करना है वेट, तो आप लिख लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट 50 kg है, तो मैंने जब उस हॉस्पिटल का फॉर्म भरा तो उस वेट वाले ब्लॉक में मैंने अपना वेट मेंशन किया, दैट इज़ व्हाट, 50 kg। तो यहाँ से अब हम एक नई चीज़ समझते हैं कि वेट एंड मास, what is the difference between the term weight and the term mass। क्या इन दोनों टर्म्स के बीच कुछ डिफरेंस है या दोनों ही सेम है, आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम वेट की बात करते हैं और मास की बात करते हैं तो इसको मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ कि आपकी मम्मा ने आपको मार्केट भेजा और बोला कि बेटा वहाँ से जाओ और 2 किलो टमाटर लेकर आओ। ठीक, आप जाते हो और वहाँ से 2 किलो टमाटर खरीद के ले आते हो।
ठीक, अब यहाँ पर ये जो kg है, ठीक, kg इज बेसिकली व्हाट, kg जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो 2 किलो टमाटर है वो टमाटर का वेट नहीं, एक्चुअल में वो टमाटर का मास है। ओके, यहाँ पर ये जो kg आप यूज़ कर रहे हैं, ये kg एक्चुअल में टमाटर का मास है, ना कि वेट। अब इसको समझते हैं कि कैसे। वो कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप देखते हैं यहाँ पर, जब आप टमाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बॉडी का वेट 50 kg है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट द वेट ऑफ माई बॉडी, दैट इज़ द मास ऑफ माई बॉडी। अब जनरली ऐसा होता है कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में मास को वेट से डिनोट करने लग जाते हैं, राइट? तो इस वजह से हमने उसको वेट बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये समझते हैं कि अगर हम बोलचाल की भाषा में मास को वेट बोल दे रहे हैं, तो वेट एक्चुअल में क्या होता है? ठीक, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि अर्थ के पास एक स्पेशल मैग्नेटिक पावर है, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ खींची चली आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो वेट है, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास को जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो आपका निकल कर आता है वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट की जो वैल्यू है वो हर जगह चेंज होती रहेगी। अगर आप मार्स में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेट डिफरेंट होगा, अगर आप जुपिटर पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेट डिफरेंट होगा, इस तरीके से, राइट? लेकिन मास जो है, मास कभी चेंज नहीं होता। मास हमेशा, आप चाहे कहीं भी चले जाए, पानी में, धरती में, आकाश में, पताल में, मास आपका हमेशा सेम होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वेट में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? वेट में वेट जो होता है वो मास से ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीप्लाई इज योर वेट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू की बात करूं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं, ठीक, जिसको आप अप्रॉक्स 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो जब आपकी मम्मी ने आपको 2 किलो टमाटर लेने के लिए भेजा था तो उस टमाटर का मास कितना हो गया? दैट इज 2 kg। लेकिन अब हम उस टमाटर के वेट की बात करते हैं तो उस टमाटर का वेट क्या हो जाएगा? मास क्या हो गया आपका? 2 kg। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 10। तो अब इस टमाटर का एक्चुअल वेट क्या है? दैट इज 20 न्यूटन। उस टमाटर का एक्चुअल वेट क्या हुआ? 20 न्यूटन हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स मास एंड वेट। ओके, तो अब अगर आपसे कोई भी आपकी बॉडी का वेट पूछता है तो मेक हिम क्लियर दैट दैट इज नॉट द वेट ऑफ योर बॉडी, दैट इज एक्चुअल मास ऑफ योर बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे और मैटर की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।